बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के सबसे अहम सदारती इंतखाबात का मार्का अमेरिका में रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडेन के दरमियान जारी है। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। 538 में से जिस उम्मीदवार ने 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए, व्हाइट हाउस का नया मकीन वही होगा। 13 नवंबर को पोस्टल बैलेट काउंटिंग मुकम्मल होने के बाद नए अमरीकी सदर का ऐलान होगा और अमरीकी अवाम बताएगी कि ट्रंप, जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाया, उनकी पॉलिसी से खुश हैं या वो भी तब्दीली चाहते हैं। ट्रंप ने 4 साल में मईशत को संभाला तो दिया, मगर साथ साथ व्हाइट वर्सेस माइनॉरिटी को भी हवा दी है। यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर करने के साथ अपनी एम्बेसी भी तल अवीव से शिफ्ट की। इजराइल का यूएई, बहरीन, ओमान से सिफारती ताल्लुकात इस्तवार कराए। पाकिस्तान के साथ 4 साल अच्छे ताल्लुकात डू मोड से नो मोड तक आए, मगर कोई तिजारती मुआहदा नहीं हुआ। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला शुरू हुआ। चीन के साथ खुलकर दुश्मनी सामने आई। इस वक्त दोनों कैंडिडेट में कांटेदार मुकाबला है और अब तो अमेरिका में भी धांधली का ढोल पिट रहा है। ट्रंप का इल्जाम है कि इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है, मगर जीत का इंदिया भी साथ साथ दे दिया। बात करेंगे आज के शो में। वेलकम बैक नाज़रीन, मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे तमाम मेहमान जो हैं वो इंटरनेशनल अफेयर्स में एक्सपर्टीज रखते हैं। इरफान अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर। नय्यरुद्दीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रोफेसर नौशीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नय्यरुद्दीन साहब, सबसे पहले तो ये इस वक्त दुनिया के सबसे अहम सदारती इंतखाबात का मार्का है जो कि अमेरिका में इस वक्त चल रहा है। सर, इस वक्त बड़ा क्रूशल स्ट्रेच लग रहा है मुझे जो बाइडेन और ट्रंप के दरमियान। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं इसमें यही कहूंगा कि ये जो इस वक्त रिजल्ट सामने है, 238 बाइडेन के और 213 ट्रंप के, ये अगर रिवर्स होता तो ट्रंप ने तो इस वक्त आसमान सर पर उठाया होता। लेकिन सिचुएशन ये है कि ट्रंप इस वक्त पीछे है और लोगों ने, बल्कि इंडियन प्रेस ने भी उनके बारे में यही कहा है कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी कि मैं जीत गया। ऐसी कोई बात नहीं है और ट्रंप को स्ट्रगल करनी पड़ रही है। बाइडेन जो है वो इस वक्त मेरे हिसाब से फेवरेट। ठीक है। इरफान अली साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है अमेरिका में, अब दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। नैयर साहब ने भी बोला कि ट्रंप जो है इस वक्त जरा गलत बयानी से काम ले रहे हैं। लेकिन सर, हमने लास्ट जो इलेक्शन हुए थे जिसमें ट्रंप सदर बन गए थे, उस वक्त भी हमने देखा था कि हिलरी क्लिंटन के साथ बड़ा टाई अप था उनका और बहुत सारी स्टेट्स में हिलरी क्लिंटन साहबा जो है बढ़तरी हासिल की हुई थी। लेकिन फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो ट्रंप साहब जीत चुके थे। इस वक्त भी कुछ इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जो है ये विनर टेक्स ऑल का जो निज़ाम है, यानी कि जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जो है वो डिसाइसिव जो है वो होते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में अगर जो है ये जो है कि अगर एक वोट से भी स्टेट को जीत जाए ट्रंप, तो वो पूरी स्टेट के जो वोट होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के, वो ट्रंप की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो किसी भी वक्त जो है वो पासा पलट सकता है। लेकिन ये है कि बिग जो चंक है, यानी कि जो वोट जो है इलेक्टोरल कॉलेज के, जैसे कि कैलिफोर्निया है 55 है, या जो है टेक्सास है 38 वोट है उसके, या पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क के 29 है। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट होते हैं वो मैटर करते हैं अगर जो 100% काउंट हो जाए। और ये जो है स्टेट जो बड़ी वाली जो है कि जिसमें एक में 55 है, एक में 38 है और एक में जो है 29 है, इस तरीके से नीचे आते जाए तो 20, 18, 16 इस तरीके से। बाकी तो जो है किसी के पास 4 है, 5 है, 2 है, इस तरीके की सीटें होती हैं। तो ये जो चीज़ है कि वो जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जो है विनर कौन है। क्योंकि जो है हिलरी क्लिंटन भी जो जनरल जो वोट जो है पूरे मुल्क के जो अमेरिका के, उस वोटिंग में जो है हिलरी क्लिंटन के वोट ज्यादा थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट थे वो कम थे, इस वजह से वो हार गई थी। तो सेम पोजीशन अभी भी है। तो जो है स्विंग स्टेट के हवाले से भी जो बातें हो रही हैं, तो मतलब जो है 8 रियासतों को जो है वो, बाज लोगों ने तो जो है वो 8 रियासतों को स्विंग करार दिया है, बाज 6 को कह रहे हैं, बाज जो है उसको थोड़ी तादाद बढ़ा देते हैं, 8 से भी ऊपर ले जाते हैं। ठीक है। तो स्विंग स्टेट्स में भी जो है मामला जो है वो चलते रहेंगे कि ये या वो। लेकिन जो 2016 का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि डेमोक्रेटिक ने काफी हद तक लूज किया है। जो ब्लू स्टेट होती थी ट्रेडिशनल जो 2000 के इलेक्शन से, यानी कि जो है 2016 के इलेक्शन से पहले तक 2012 तक जो है उन्होंने
जिस तरीके से जो है वो अपनी जो है डेमोक्रेटिक जो ब्लू स्टेट थी उनकी जो पोजीशन थी वो 200 से प्लस जाती थी, 242 तक चली जाती थी, और 179 रिपब्लिकन की जो रेड स्टेट होती थी वो स्टैंड करती थी। तो 179 पे तो जो है वो मतलब जो है वो रिपब्लिकन तो कांस्टेंट रहे, लेकिन पिछले जो है 2016 के इलेक्शन में हुआ ये कि जो इसकी जो है डेमोक्रेटिक की जो ब्लू स्टेट थी उसका जो है वो जो श्रिंक हुआ और जो है वो 195 पर आ गए। तो कहाँ जो है वो पहले जो है इतना ऊपर होते थे कि मतलब जो है 242 वोट पे ब्लू स्टेट स्टैंड करती थी 2012 के इलेक्शन तक, और 2000 के इलेक्शन से लेकर ये ट्रेंड था। तो ये जो है अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेनिटी जो है इसको आखिरी वक्त तक रहती है अमेरिका के इलेक्शन में। जैसे कि फ्लोरिडा वाला मसला था कि फ्लोरिडा के भी जो है वो वोट जो है 29 है, तो ये कोई कम मतलब जो है वो मार्जिन नहीं होता है, तो फ्लोरिडा स्विंग करती थी। तो अभी तक जो है मतलब कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये है कि कहीं 50% वोटिंग काउंट हुआ है, कहीं जो है 90% काउंट हुआ है, तो इस तरीके से चल रहा है। तो ये आखिरी वक्त तक जो है चलता रहेगा, ठीक है, कि जब तक जो है इलेक्टोरल कॉलेज के वोट की जो है हतमी पोजीशन एक तरफ ना हो जाए, ये होगा। ठीक है नौशीन साहिबा, यूएसए का जो सदारती इंतखाब होता है ये दूसरी जमहूरी रियासतों से जरा डिफरेंट भी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। जिस तरह की बात कर रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज वोट की बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़े डिसाइसिव होते हैं। अब 13 नवंबर तक जो है इसका रिजल्ट आएगा, तो क्या विनिंग सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हो सकती है जैसे 2016 में हमने देखा था, आपके ख्याल में? जी बिल्कुल 2016 की तरह हो सकता है। यहाँ इस वक्त की बात खास ये है कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। आप देखें ना, पॉपुलर वोट में बहुत ज्यादा फर्क है, ना इलेक्टोरल कॉलेज के वोट में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। अब जो एक बात अभी पहले भी पेंसिल्वानिया पे डिपेंड कर रहा है बहुत ज्यादा कि रिजल्ट फिर किसकी तरफ फेवर में जा सकता है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह का नेक टू नेक रिजल्ट आया है। अब इसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं। इनफैक्ट आज से ही लेकर और 20 जनवरी तक जो मामलात रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, वो पूरी दुनिया के लिए ही बहुत अहमियत के हामिल हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इस बार जो गैर मामूली बात है, यानी हमेशा से ये तो बिल्कुल सही अभी कहा नैयर साहब ने गालमन, कि इसी तरह होता है अमेरिका के इलेक्शंस में। स्विंग स्टेट्स आखिर तक एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले कर रही होती हैं और बहुत वो मामला को दूसरी तरफ ले जाती हैं जो एक्सपेक्टेड होता है। इस बार अहम बात ये है, लेकिन इसको जमहूरी एतबार से और जमहूरी रिवायात के साथ दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करती रही हैं। इस बार ट्रम्प साहब रिजल्ट को पहले से ही उन्होंने, आप देखिए, तो प्रीमेच्योर डिक्लेयर कर दिए। दूसरी बात यह है कि वो हार की सूरत में रिजल्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, और अभी उन्होंने कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेके जा रहे हैं जी। अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर बिल्कुल ही टाई हो जाती है तो फिर वहाँ कंटिजेंट वोट के हिसाब से या तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फिर प्रेसिडेंट और सेनेट वाइस प्रेसिडेंट को चूज करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो नैरेटिव बिल्ड किया है ट्रम्प साहब ने, ये जो मेल के जरिए वोट कास्ट हुआ था और कहा यह जा रहा था कि उसमें पोल्स ये बता रहे थे कि डेमोक्रेट्स ने ज्यादातर वोट पोल के थ्रू कास्ट किया, तो उसी को काउंट होने में देर भी लग रही है। अब ट्रम्प साहब ने ये पोजीशन ले ली है कि वो वोट काउंट ही नहीं होना चाहिए। तो इस बार एक नई बात यह है कि हमें वो जमहूरी रिवायात का इजहार नजर नहीं आ रहा है कैंडिडेट की तरफ से, जो अमेरिका का खासा रहा। तो इस हवाले से आप जो कह रही हैं 13 नवंबर भी और आगे तक भी 20 जनवरी तक मामला बहुत ही ज्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोला नैयर साहब के ट्रम्प को अंदाज़ा हो गया है कि उनकी जो हार जो है वो यकीनी हो सकती है, इसीलिए क्या यही वजह है कि उन्होंने इस इलेक्शन को जो कंट्रोवर्शियल बना दिया है? उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे वाले वोट शामिल नहीं करने देंगे और हम इसमें इंतखाबात जो हैं वो वोट जो हैं वो चोरी किए जा रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वजह यही कि उनको अपनी हार नजर आ रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ट्रम्प जो है वो देवन से ना कहते हैं बीच पे टिकता है और उनको इस चीज का इल्म है, तो उनको ये सूट करता है कि इस वक्त जितना भी जिसे कहते हैं ना कि एक शोर होगा मचा दिया जाए, और उसमें वो इस हद तक जाने को तैयार होंगे कि जो वाइट सुप्रीमिस्ट इनके सपोर्टर्स हैं वो आके अमेरिका में सॉर्ट ऑफ गदर भी मिटा दें। तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उनको इस चीज से गर्ज नहीं होता है कि वो इंसानों का खून बह रहा है उनके साथ। वो ये देखते हैं कि मुझे सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्शन और ये सारी बातें एक तरफ, इस वक्त महसूस ही होता है कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है और अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने के जी। कोविड के मामले में मैं पॉलिसी पर आऊंगी नैयर साहब, क्योंकि हमने देखा है कि 4 साल में जो है मैं सिर्फ एक जी। जी कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो ट्रम्प का राय है इस एस्टेब्लिशमेंट लाइक और बाइडेन को भी एस्टेब्लिशमेंट लेके आएगी। अच्छा। तो ये शायद ट्रम्प साहब को समझना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, चूंकि ट्रम्प की जो कैरेक्टर है वो बड़े ही रंगीले नजर हमें आए हैं, लेकिन जो उनकी पॉलिसी थी 4 साल पॉलिसी, अमरीकी अवाम उसको किस तरह देख रही है, कितने मुतमईन है वो, इसमें बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इरफान साहब, ये बताइएगा कि ट्रम्प की जो 4 साल पॉलिसी थी इकोनॉमी को लेके और फॉरेन मिनिस्ट्री को लेकर, ये इसको किस तरह देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो है असल में जो है ट्रम्प ने जो अपने इलेक्शन कैंपेन में जो चीजें कही थी उसको काफी हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो उसमें जो है वो लोकल इश्यूज जो है वो मैटर करते हैं। अब मिनिमम वेज जो है वो $15 है वहाँ की, जो तो उसके ऊपर जो उन्होंने कहा था कि इसको रिकंसीडर करेंगे, इस इलेक्शन में उन्होंने ये चीज रखी है। और जो है वो से डील करने की जो बात है उसमें जो है दोनों में डिफरेंस है, बाइडन में भी और ट्रम्प में भी। मतलब मास्क जो है पहनना है तो इस पर वो रिडिक्यूल करते हैं ट्रम्प जो है इसको, बाइडन को। ये एक चक्कर है। दूसरा ये है कि इसमें बाइडन ये कहते हैं कि उनके कई इकदाम जो हैं उसको वो रिवर्स करेंगे। अब ये जो चीजें होंगी तो उसमें इकोनॉमी जो है उसमें भी जो है ना, मतलब जो है वो अब तक जो है बाय एंड लार्ज जो बिग कंपनीज है वो ट्रम्प से इतनी नाला नहीं रही है, क्योंकि जो है ट्रम्प ने फोकस ये किया था कि जो है वो अमेरिकी जो है मेड इन अमेरिका जो है या जो है वो उसको जो है उन्होंने प्रिफर किया था कि जैसे कि चाइना के साथ उनकी ट्रेड बार है, वो इसी वजह से है कि वो अमेरिकी कंपनियों को चाहते हैं कि वो मुल्क के अंदर ही जो है वो चीजें करें और रोजगार के मौके आने चाहिए। तो इस हवाले से वो जो है वो एक पॉपुलैरिटी थी उनकी। लेकिन जो है दीगर जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस के मसाइल है या जो है जो वो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो जो चीजें हैं जिसको वो केश कर रहे हैं डेमोक्रेटिक जो है बाइडन वगैरह जो है वो उसको देख रहे हैं कि रेशियल जो है इनजस्टिसेस हैं और क्लाइमेट चेंज पे जो खैर क्लाइमेट चेंज तो एक इंटरनेशनल इशू है जो फॉरेन रिलेशंस में आएगा, लेकिन जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, गोरे काले की जो है, व्हाइट और नॉन व्हाइट का मसला है, ये चक्कर है। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी है और कोरोना से जो है वो डील करने का पेंडेमिक है, ये सब चीजें हैं। तो इस वक्त जो है ये इसके ऊपर जो है जो बाइडन जो है वो जो है आखिरी जो उसके जो मतलब जो नेशनल लेवल के जितने भी पोल्स थे उन सब में जो है छाए हुए नजर आए बाइडन, यानी कि जो नेशनल उनके जितने भी पोल्स हुए हैं उसमें जो एज हासिल है वो बाइडन को हासिल है और ट्रम्प उनसे पीछे हैं। तो ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी इलेक्शन में या नहीं करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि नेशनल पोल्स 2016 में भी हिलरी क्लिंटन को जितवा रहे थे और एज उसी को हासिल था, लेकिन जो है वो रिजल्ट जो है ट्रम्प के हक में आया। तो लोकली अगर जो है अगर आप अमेरिका के अंदर की बात करें ना, तो मतलब जो फेडरल रिजर्व जैसे कि सॉर्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह लें कि मतलब जो हम जिस तरीके से हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी, लेकिन जो है स्टेट के अंडर में एक इदारा है, लेकिन जो फेडरल रिजर्व जरा जो है इंडिपेंडेंट होता है इन चीजों में। ठीक है नौशीन साहिबा, जब ट्रम्प आए थे तो उन्होंने मेड इन यूएसए की बात की थी, सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाया था। तो जो 60% गोरे हैं वहां के, उनको तो ये नारा बड़ा अट्रैक्ट किया गया था, लेकिन क्या वाकई उन्होंने वो तमाम चीजें जो उनके मैनिफेस्टो में शामिल थे उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया उन्होंने किसी हद तक? अमेरिकी अवाम मुतमईन है? मैं इरफान साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। जिस तबके ने ट्रम्प साहब को वोट दिया था वो तबका उनकी पॉलिसीज से मुतमईन है। अच्छा, जो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया गया था ना, उसके बाद जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वो भी उसकी सारी सपोर्ट ट्रम्प साहब को हासिल है। और एना भी देखिए कि अमेरिका की सोसाइटी की डिविजन्स बहुत तरीके से सामने आई हैं, ट्रम्प ने उसको प्ले भी किया है। लेकिन मैं बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे व्हाइट सुपरमिशिस्ट की भी मौजूद है।
जो इनफैक्ट उन्होंने व्हाइट वर्सेस माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट वो किया है। वो इस वजह से कि देखिए इमिग्रेंट्स जितनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमेरिका में एग्जिस्ट कर रही थी, ट्रम्प साहब ने ये कहा कि दैट इज बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स। तो अगर इमिग्रेंट्स को निकाल देते हैं, इनको हटाते हैं, तो फिर हमारी इकोनॉमी पे से प्रेशर खत्म होगा। तो ये देखिए अमेरिका में बहुत बड़ा हल्का ऐसा भी मौजूद है। हम बजाय देखिए हर मुल्क में रवादारी होती है, हर मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार के मानने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ जमानों में कुछ ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। तो इस वक्त जो दुनिया की सियासत का ट्रेंड है, मैं मुस्तकिल जैसे नेशनलिज्म देखिए कोरोना के बाद भी हमें जो पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स नजर आती हैं उसमें नेशनलिस्ट फोर्सेस स्ट्रांग हुई हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हालांकि ट्रम्प साहब का तो कंप्लीट फेलियर है कोरोना के हवाले से भी, लेकिन जो जिस फैक्टर को स्लाइड किया था ट्रम्प ने, उसकी भी एक बड़ी अपील अमेरिका में मौजूद है। तो ट्रम्प साहब ने तकरीबन अपने वादों के मुताबिक काम किया है और वो तबका उनसे खुश है। जो बाकी हमें नजर आता है जैसे जो मॉडरेट एलिमेंट्स हैं, जैसे बाइडन साहब का ये कहना है कि जितना नुकसान ट्रम्प ने पहुंचाया है, जो मॉडरेशन रवादारी को खत्म किया है, हम उसको रिवाइव करेंगे। तो ये तो एक अलग चीज है। फिर फॉरेन पॉलिसी एक बिल्कुल डिफरेंट, अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो फिर मैं उससे बात करूंगी। मैं फॉरेन पॉलिसी पे बाद में आऊंगी, अभी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं नैयर साहब से पूछ लेती हूँ। नैयर साहब, ट्रम्प दौर में हमने रेसिज्म को हवा देते हुए बड़ा देखा है ट्रम्प को। ये नस्ल परस्ती का जो उन्होंने बीज बो दिया है, तो क्या अमरीकी अवाम खासतौर से सियाह फॉर्म इसको किस तरह देखते हैं? सियाह फॉर्म इससे बहुत ज्यादा नारा है, और सियाह फॉर्म के अलावा वहाँ पे जो दूसरे मतलब एशियन कम्युनिटी है और दूसरे लोग हैं, वो लोग भी इस चीज से बहुत खाइफ हैं कि वाइट सुप्रीमिस्ट जो है वो दंदराते फिर रहे हैं। और ऑलमोस्ट ट्रम्प ने जो देखा कि मोदी ने जिस स्टाइल पे मतलब हिंदुआता को चलाया और अपने पार्टी और अपने गुंडों को उसने जो है खुली छुट्टी दी, वो जो मर्जी करें, लगता ये है कि उसने कहा कि यही एक तरीका है। और आप देखें कि इंडिया के भी चाइना से ताल्लुकात खराब, अमेरिका के भी चाइना से ताल्लुकात खराब। चाइना बैशिंग जो है वो उनका जो है ना फेवरेट मैं समझता हूँ टॉपिक है। और इसके ऊपर आप ये देखें कि वहाँ पर नतीजे में जो उन्होंने एक माशरे में डिवीजन पैदा की, जो ट्रम्प की सबसे बड़ी जो मतलब हिस्टोरिक गलती मानी जाएगी, जो कि कोविड के फेलियर से भी ज्यादा सीरियस है, वो ये है कि उसने मुल्क को डिवाइड किया। ठीक है इरफान साहब, अब जरा हम आ जाते हैं जो बाइडेन। अगर जो बाइडेन सदर बन जाते हैं, जिसके इम्कानात नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी पॉलिसीज में जो है वो तब्दीली हो सकती है? देखिए, इंटरनेशनल जो है डिप्लोमेसी में जो है वो एक फीलिंग है कि जो है अमेरिका का जो लीडरशिप का रोल है वो खत्म हो गया है। और ना सिर्फ ये कि खत्म हो गया, बल्कि वो आइसोलेशन में है। यानी कि जो इंटरनेशनल जो अग्रीमेंट है, इनके जो ट्रेडिशनल जो नेटो अलाइज हैं या यूरोपीय जो इसको कह ले अलाइज है वेस्टर्न, तो वेस्टर्न ब्लॉक की जो है क़यादत जो है वो अमेरिका करता था, लेकिन अब जो है कायद किसी और तरफ है और जो है वो जनता यानी कि उसके जो वो नीचे जो उसके इत्तेहादी है वो किसी और तरफ है। जर्मनी के साथ इन्होंने जो है वो एक खलीज को बढ़ाया, यूरोप के साथ जो है इनके मामला जो है एक अलग तरफ गए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर आप देख लें कि जो दुनिया के 5 बड़े हैं जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें अमेरिका के अलावा 4 और हैं। तो वो चारों जो है जैसे कि ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से वो किसी और तरफ चले गए, यानी कि जो वो डील को बरकरार रखना चाहते हैं वो साथ है, और ये जो है उसके खिलाफ है। ये जो चक्कर है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्लाइमेट चेंज वाला जो मसला है कि क्लाइमेट के ऊपर जो अग्रीमेंट है, वर्ल्ड कॉन्सेंसस था, इन्होंने वहां से भी जो है वो अलग किया अपने आप को। अब ये WHO के पीछे पड़े हुए कि अब हम WHO से जो है वो उसको नोटिस दे दिया है कि अब हम निकल जाएंगे। तो ये जो और वजह यही है कि चीन की तरफ झुकाव है WHO का। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में यूएस आइसोलेशन जो है वो बढ़ रही है। तो ये जो डेमोक्रेटिक है वो ये सिर्फ टोन डाउन करेंगे, यानी कि फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्ट्रिन है अमेरिका की वो तो तब्दील नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके का रेट्रिक जो है वो इन्होंने इस्तेमाल किया है ट्रम्प ने, या जो जिस तरीके से जारहाना अंदाज में ये आए हैं और जो अमेरिका को आइसोलेशन में डाला, उसमें वो टोन डाउन करेंगे। कुछ मामलात में वो पीछे जाएंगे, कुछ मामलात को टोन डाउन करेंगे, और कुछ मामलात में जो है वो इस तरीके से काम करेंगे कि इमेज का जो प्रॉब्लम है, अमेरिका का जो इमेज जो है उसकी साख जो है वो दाव पर लगी है, खराब हुआ है ट्रम्प के दौर में।
अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे लग गई है। यानी कि आप किसी एक इंटरनेशनल मायदे में आते हैं, पार्टी बनते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उस मायदे से बगैर किसी वजह की यूनिलेटरली निकल जाते हैं और इंटरनेशनल कॉन्सेंसस को खत्म करते हैं, जिसमें आप खुद जो है पायनियर होते हैं। तो ये जो है वो क्रेडिबिलिटी को जो है उसकी जो है वो स्टेक पर लगा देता है किसी भी मुल्क की। तो ट्रंप ने जो काम किए हैं उससे अमेरिका का जो इमेज है, एक जो है ग्लोबल लीडरशिप का तो खत्म हुआ ही हुआ, लेकिन एक आम मुल्क के तौर पर भी उसकी कोई साख नहीं रही है कि उसके साथ कोई भी बायलैटरल मायदा करेगा। यही हाल उसने चाइना के साथ जो है वो ट्रेड रिलेशंस में किया है, यही हाल जो है वो मेक्सिको के से रिलेटेड है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी उसका यही हाल है और मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में भी उसका यही हाल है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा फॉरेन पॉलिसी पे भी बात करेंगे कि ट्रंप ने 4 साल दौर में जो फॉरेन पॉलिसी बनाई थी और जो मशरिक़ वस्ता के हवाले से हम बात करेंगे, इजराइल के हवाले से बात करेंगे, जो पॉलिसी थी उस पर वो कितने कामयाब रहे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नैयर साहब, ज़रा फॉरेन पॉलिसी पर हम आ जाते हैं कि ट्रंप दौर में हमें खारजा पॉलिसी में बड़ी अहम और नुमायां तब्दीली नज़र आई। डील ऑफ सेंचुरी भी हमें नज़र आया। इसके साथ साथ ईरान पर तारीख की बदतरीन पाबंदी लगाई। चाइना के साथ महसूलात पे आपने देखा कि खुलकर जो है चाइना के साथ जो है वो दुश्मनी सामने आई। 360 अरब डॉलर के महसूलात आयद किए, लेकिन चीन ने भी 110 अरब डॉलर के जो है महसूलात के साथ जवाबी वार किया। मुख्तलिफ ऐप्स पर चाइना के उन्होंने पाबंदी लगाई, सफारती जंग की, वेनेजुएला से उनके ताल्लुकात खराब रहे। शाम में पहले कहा 2019 में कि फौजी बुला लेंगे, फिर उसे यू टर्न ले लिया। इराक से 6000 फौजी बुला ली। ये तमाम जो फॉरेन पॉलिसी, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो कि ये था कि हम दूसरों की जंग में अपने लोगों को नहीं मरवाए, और उसी चीज को उन्होंने अफगानिस्तान में साबित भी किया, जबकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अफगानिस्तान से टोटल विड्रॉल होगी। उन्होंने फरवरी में टोटल विड्रॉल का एग्रीमेंट किया, और उसके ऊपर उनकी ख्वाहिश ये है कि 25 दिसंबर तक आखिरी फौजी भी वापस आ जाए। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने अपने जो एक मैनिफेस्टो था उस पर अमल किया। फिर उसके बाद सीरिया में भी ट्रंप ने टोटल विड्रॉल का जिक्र किया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो गई और उन्होंने फिर टोटल विड्रॉल वहां से नहीं होने दिया। फॉरेन पॉलिसी में ये हाल रहा कि यूरोप को थ्रेट करते रहे कि जी हम आपके नेटो से निकल जाएंगे, आप लोग जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जर्मनी जो है वो शेयर नहीं दे रहा है, जर्मनी के साथ भी उनकी हमेशा अनबन रही। फिर उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया जब यूनाइटेड नेशन में ईरान का इशू आया। वो चाह रहे थे कि ईरान के एग्रीमेंट से हम मतलब निकल के और ईरान पे नई पाबंदियां लगाए, उसके ऊपर कोई भी तैयार नहीं हुआ, वहां पर उनको शिकस्त हुई। तो इस तरह से मतलब आप देखें कि रशिया के मामले में भी वो कोई ऐसी उनसे रियायत नहीं ले सके, बल्कि अमेरिका ने एक एग्रीमेंट था मीडियम रेंज बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल का, उससे निकलने की बात की, WHO से निकलने की बात की, यूनेस्को से निकलने की बात। तो वो जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी पॉलिसी थी जो कि एक सुपर पावर को शायद सूट नहीं करती, जो उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है जो कि कम से कम मैं समझता हूँ 50 साल का होता है। तो वो उस प्लान में अमेरिका की आइसोलेशन का मतलब ये था कि चाइना का जो BRI आ रहा था उसमें वो चाइना तो पूरी दुनिया में छा रहा था, और चाइना का जो था एक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हो रहा था। उसकी क्लासिकल मिसाल जो है वो पाकिस्तान में देख लें। तो श्रीलंका में भी चाइना ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, और एशिया में और भी ममालिक है, थाईलैंड है, बर्मा है, नेपाल है, यहाँ पर चाइना जो है ऑलमोस्ट अमेरिका यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। और इन्होंने पाकिस्तान के मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जी उन्होंने कहा कि आप ये CPEC को खत्म करें, और पाकिस्तान पे मुख्तलिफ दबाव डाले गए। पिछले दिनों उनका एक डेलीगेशन आया था कि हमसे पैसे ले लें, आप CPEC को छोड़ दें। मतलब इस तरह की वो अपनी हरकतों में लगे रहे। लेकिन ये जो सारी पॉलिसीज हैं, ये याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट की नहीं होती है, ये एस्टेब्लिशमेंट की होती है, और एस्टेब्लिशमेंट ही इस पॉलिसी को चला रहा है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो एक कंफ्यूजन डाल दी अमेरिका के लिए, तो एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि हमें जरा स्टेबल आदमी चाहिए, और वो मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है गलत भी हो, कि इस दफा जो बाइडेन को एस्टेब्लिशमेंट खुद लेके आना चाहती है। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी आपके कहने का मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट टो करती है। नौशीन साहब, डील ऑफ सेंचुरी जो है, अगर हम कहें ट्रंप का एक कामयाब एक उनका रहा एजेंडा जो उसको उन्होंने अचीव किया। इजराइल को जो है वो उसमें UAE को देख लें, बहरीन को देख लें,
ओमान को देख लें, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, रिकग्नाइज किया। साथ साथ उन्होंने बैतुल मकदस को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, अपना एम्बेसी जो है वहाँ पे बना दी। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह देख रही हैं? और फिर इस इलेक्शन में क्या इसका फ़ायदा होगा ट्रंप को? क्या इजराइल इनको सपोर्ट करेगा ट्रंप को? देखिए, मैं क्योंकि नैयर साहब और इरफान साहब ने बहुत डिटेल में बयान कर दिया, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में देख रही थी कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट हैं वो तो ट्रंप साहब बहुत अच्छे तरीके से उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, और अब्राहम एकॉर्ड बहुत बड़ी कामयाबी उनकी समझी जाती है। आप ये देखिए कि इसने तो अरब वर्ल्ड में फूट डाल दी है मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान। तो बहुत सिस्टमैटिकली जो अमेरिका ट्रंप साहब की पॉलिसी ये थी कि हमें अपने फौजी नहीं हम भेजेंगे दूसरी टेरिटरीज में। आप देखिए पिछले 4 साल में एक ईरानी जर्नैल की जो एक असैसिनेशन का किस्सा हुआ है, उसके अलावा अमेरिका किसी वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहा। तो एना वे इसने प्रथन किया है। मैं ये समझती हूँ कि जो ट्रम्प साहब की भी पॉलिसीज रही हैं उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का तो हाथ है, और इस वक्त हमें जो जायनिस्ट लॉबीज हैं उनकी सपोर्ट भी ट्रम्प साहब के पीछे नजर आती है। फिर आप ये देखिए कि जो हम ये डिस्कस अभी कर रहे हैं कि अमेरिका आइसोलेशन की तरफ गया, जो वर्ल्ड लीडरशिप रोल को सपोर्ट नहीं करता। थोड़ा सा हमें इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। देखिए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में आइसोलेशन के फेजेस आते रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ कि कुछ जिस तरह से टेक्नोलॉजी दुनिया में तब्दील हुई, एक ग्लोबलाइजेशन का एक फिनोमेना आया, कम्युनिकेशन एक्सपांडेड, तो अब ये लगता है कि शायद आइसोलेशन अब पॉसिबल नहीं है। और अगर अमेरिका को अपना ग्लोबल रोल स्ट्रेंथन करना है तो वो आइसोलेशन में नहीं जा सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता आइसोलेशन शायद। और उसी की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि ये आइसोलेशन कंट्री के लीडरशिप रोल को तो फिर खतरे में डाल देते। ठीक है, लेकिन फोकस ट्रम्प साहब का कि हम अमेरिका को कंसोलिडेट करेंगे, अमेरिकन सोसाइटी को रीस्टेब्लिश करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देंगे, फिर हम देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि ये भी एक तरह की ट्राई हो। अभी मैं जैसे कह रही हूँ ना, आई एम स्टिल अनएबल टू से कि बाइडेन ही आएंगे। वो कोई भी फैसला किसी भी से जा सकता है, और उसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारी लॉबीज काम कर रही होती हैं। जो एक अहम चीज है अमेरिका के हवाले से भी, जैसे क्लाइमेट पे जो पॉलिसीज हैं दुनिया की, वो बहुत इस वक्त क्रिटिक हैं क्योंकि वो फूड सप्लाई को भी मुताबिक करेंगे। ठीक है, ट्रम्प साहब तो निकल गए हैं, बाइडेन साहब आएंगे तो उन्होंने कहा है कि हम फौरी तौर पे समिट बुलाएंगे। ठीक है, तो उनकी ये प्रायोरिटी होगी। यहाँ हमें देखना है मुख्तलिफ हवालों से कि कैसे चले। ठीक है इरफान साहब, अब जरा हम आ जाते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। बड़े नशीबो फराज आए, ट्रंप ने 1 साल तक खामोशी इख्तियार की, फिर 2018 1 जनवरी को उन्होंने जो है वो फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, डूमोर का मुतालबा किया, और जो फौजी इमदाद थी वो देनी बंद कर दी। लेकिन फिर इमरान खान की जिस तरह हमने देखा कि UN फोरम पर उन्होंने बड़े अच्छे स्टेटमेंट दिए, कश्मीर के हवाले से बड़ी आवाज़ उठाई, जो मुलाकातें हुई फौजी अमरीकी हुक्मरानों के साथ, तो ट्रंप ने बड़ा एक गुड जस्टर दिया और ग्रेट गाय इमरान खान साहब को खिताब भी मिला। लेकिन सर बात सिर्फ यहीं तक ही रही, इससे आगे कुछ नहीं हो सका। इससे आगे ना कोई दिफाई मुआहदा हुआ, ना कोई तिजारती मुआहदा हुआ। पाक अमेरिका ताल्लुकात सिर्फ बयानबाजी की हद तक अच्छे नजर आ रहे हैं हमें। जी, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का जो है यही जो है तरीकाकार रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री। जो इंटरनेशनल जो इसके रिलेशंस के स्कॉलर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको ये कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शनल सॉर्ट ऑफ जो है रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, कि अमेरिका को किसी मौके पर जो है वो स्ट्रेटेजिक जो है या जो है वो कुछ मामलात में महदूद मफादात के लिए पाकिस्तान की खिदमात की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अफगानिस्तान की 1980s वाले थे। बिल्कुल जी, तो मतलब इससे पहले कोल्ड वार में जो है सोवियत यूनियन के खिलाफ एक ब्लॉक था, सेंटो फिर सीटो, इस तरीके से। तो मतलब जो ये ट्रांजैक्शनल है कि अमेरिका को अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का कंधा दरकार होता है, जिसके लिए जो है ये चीजें वो पाकिस्तान को थोड़ी सी लिफ्ट करा देता है। वरना जो है उसका इस खित्ते में साउथ एशिया में जो डार्लिंग है वो इंडिया है। बिल्कुल है। तो अभी 3 दिन पहले एग्रीमेंट हुए इरफान साहब, 3 दिन पहले इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अब इस वक्त जो है मतलब जो है रिपब्लिकन तो खैर जो है वो एक तरफ आप रखेगा, डेमोक्रेटिक जैसे जो बाइडेन की जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, जो कंटेस्टेंट है कमाला हैरिस,
वो उनकी वालिदा जो है वो इंडियन नेशनल थी और यहाँ से गई और फिर वहां पे उनकी शादी हुई, फिर वो बच्चे पैदा हुए। तो अच्छा। इनका जो ओरिजिन है माँ की तरफ से जो है कमाला हैरिस का इंडिया से है। अच्छा। ठीक है, तो अब ट्रम्प हो या जो है वो बाइडन हो, तो यानी कि वो टिल्ट जो है उनका इंडिया की तरफ रहेगा, रहा है। लेकिन वो जो है अमेरिकन जो है वो बहुत होशियार है, वो कहने की हद तक जो है वो अपने आप को ये कहते हैं कि उनका टिल्ट जो है पाकिस्तान की तरफ रहा है। जैसे कि निक्सन के दौर के बारे में कहा जाता है कि टिल्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ था, हालांकि नहीं था। 71 में डिसमेंबरमेंट हो गया पाकिस्तान का। तो मतलब जो है वो किस किस्म का टिल्ट था जो पाकिस्तान को कोई फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान जो है उसमें तकसीम हो गया। तो ये जो है अमेरिका का वही है जो पंजाबी की मिसाल है कि दिखाओ खपे और मारो सज्जे, यानी कि लेफ्ट को दिखा के जो है राइट को मार देना वाली ये जो बात है। तो ये इस तरीके से, और जो हमारा जो उसका ट्रेड रिलेशनशिप में भी अगर आप देखें तो अमेरिका के लिहाज से हम 56वें नंबर पे उसके तिजारती पार्टनर है, 56, और वॉल्यूम भी $7 बिलियन तक भी नहीं पहुंचा है। ये मतलब $6 बिलियन से कुछ ऊपर होगा। तो ये हमारा जो ट्रेड रिलेशनशिप है, जो अमेरिका के साथ है, तो मतलब जो है इतना कोई मतलब जो है हमारा स्टेक पर नहीं है। दूसरा ये कि पाकिस्तान ईरान इसका पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप में जो है सबसे बड़ा जो इस वक्त जो इरिटेंट है वो है चाइना। चाइना पाकिस्तान के लिए जो है मतलब जो एक बहुत अहमियत का हामिल है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर है। 71 के अंदर भी उसके वीटो पावर स्टेटस की वजह से, उसके रोल की वजह से जो है हम बाकी पाकिस्तान को बचाने में कामयाब हुए थे। वरना जो है उनका इरादा ये तो पख्तूनिस्तान और बलूचिस्तान और पता नहीं कहाँ तक का था, जो सिर्फ बांग्लादेश तक नहीं था, मशरकी पाकिस्तान नहीं था, यानी कि जो है आगे तक था। लेकिन ये चाइना की जो है वो उस वक्त जो है हमारी जो है वो ताउन काम आया था। आज जो है बीआर जो है BRI जो है सीपेक का जो है उसका वो अमेरिका शदीद मुखालिफ है, और इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ जो है उसके जो ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद नहीं है तावक्त है कि हम चाइना को कुर्बान करें। ये वाला मसला। नैयर साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि पहले तो ये कि इन 4 सालों में अमेरिका से पाकिस्तान को क्या मिला? सिर्फ हमने ये देखा कि नवाज शरीफ जो पर्ची पढ़ के खिताब किया करते थे, जो एतमाद का फुकदान था, बस वो थोड़ा बहाल हुआ। ट्वीट्स आ जाती हैं ट्रम्प की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने की, या ट्रम्प नमस्ते में भारत में जाके उन्होंने तारीफें कर दी। इससे ज्यादा तो हमें कुछ नहीं मिला। अब जो बाइडेन जब आएंगे तो क्या वही पॉलिसी अपनाएंगे जो ट्रम्प के दौर में थी पाकिस्तान के वाले से? इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मसला ये है कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं इनके दौर में पाकिस्तान पे हमेशा पाबंदियां ही लगी। पाकिस्तान के लिए मतलब हमेशा टफ टाइम रहा है, लेकिन चूंकि दुनिया बदल गई है तो जरूरी नहीं है कि वो रिपीट हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के इकोनॉमिक रिलेशंस के हिसाब से अमेरिका हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक मुल्क है, जिससे कि हम तकरीबन $1 बिलियन का हमें उसके ऊपर एज है। यानी फर्ज करें अगर हम अमेरिका से $5 अरब का सामान मंगाते हैं तो $6 अरब की एक्सपोर्ट्स है हमारी। तो वो आप देखें कि इवन चाइना के साथ ये हमारा नहीं है। चाइना से हमारा जो है ना वो ट्रेड डेफिसिट है, हम चाइना को ज्यादा माल नहीं भेजते। तो इस लिहाज से अमेरिका की ट्रेड रिलेशनशिप में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है, और ट्रेड और इकोनॉमी जो है वो फॉरेन पॉलिसी के पिलर्स होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही होगा कि नॉर्मल रिलेशनशिप रखी जाए, ना किसी कंफ्लिक्ट में उनके साथ आए, और ना मतलब ये कंफ्लिक्ट मतलब ये कि ईरान का ही मामला होता है ना, और तो कोई मसला नहीं है यहाँ पर। या दूसरा जो है वो BRI का, उसमें तो पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है, तो अमेरिका को पता है कि यहाँ से तो पाकिस्तान अब पीछे नहीं हटेगा। तो अब ये है कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये दौर गुजरा है शायद ऐसे ही गुजरे, ना बहुत ज्यादा तंगी होगी ना बहुत ज्यादा। अच्छा, चाइना किसको ज्यादा तरजीह दे रहा है? ट्रम्प के साथ तो ताल्लुकात बेहतर नहीं है, लेकिन क्या जो बाइडेन के आने के बाद चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे अमेरिका के? अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में है कि चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बेहतर करें, क्योंकि अभी आपको मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि एक अमेरिका के मतलब साइंटिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट, उन्होंने जब भी पेशेंट को किए पिछले 30-40 साल में, तो वो बिल्कुल सही रही है, और वही बंदा जो है अमेरिका का सदर बना या हारा या जीता। अच्छा। और उन्होंने क्या किया है कि 13 पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कि इनमें से 6 पैरामीटर्स जब व्हाइट हाउस के खिलाफ हो जाते हैं तो वो इनकम्बेंट सदर लाजमी हारता है। अच्छा। अब वो ये बता रहे हैं कि उसमें से 7 पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं श्योर हूं कि जी ये शख्स हार जाएगा। अभी तक हिस्ट्री ये रही है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि उसमें इकोनॉमी के 2 पैरामीटर्स हैं। फिर उसने कोविड की भी बात की, जहां पर अमेरिका में इस वक्त भी ये हाल है कि 1000 लोग रोज मर रहे हैं, 1000 कैजुअलिटीज डेली।
तो इसके ऊपर वहां पे इसने ट्रम्प ने उसको सीरियसली लिया नहीं, और लोगों को उसने यही कहा कि जी ये जो है ना, ये मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है और मैं मास्क भी नहीं पहनता और ये, हालांकि खुद ट्रम्प को कोविड हुआ और उसमें उसने जो मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके जो कुछ किया उससे उसको एडवांटेज मिला, अपने वोट्स उसके बढ़े हैं उसके डेफिनेटली। उसने जैसे कहते हैं ना कि क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कोविड के, वरना वहां पर उसका बहुत बुरा हाल हो गया था और वन साइडेड जा रही थी सारी कैंपेन जो बाइडेन के साथ। तो आपका जो बेसिक सवाल था कि चाइना के साथ, मैं समझता हूँ कि अमेरिका के पास इसके अलावा चारा नहीं है। चाइना जो है वो वर्ल्ड का एक ऐसा वो बन गया है कंट्री कि आप उसके साथ ट्रेड रिलेशनशिप से फायदे में रहेंगे, नुकसान में नहीं जाए। ठीक है, चलें, वक्त खत्म हुआ मेरे प्रोग्राम का। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, नहायत ही अहमियत के हामिल हैं ये अमेरिकन सदारती इंतखाबात। अब कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा कि वाइट हाउस का मकीन कौन होता है, लेकिन मेरे तमाम मेहमानों का तज़किया यही है कि कोई भी सदर मुंतखब हो, लेकिन जो पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं होगी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।